स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है जनसंख्या एवं नगरीकरण। भारत एवं विश्व का जनसंख्या एवं नगरीकरण पढ़ेंगे, साथ में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। आरओ 2023 जो परीक्षा होनी है 11 फरवरी को, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी इसमें कवर किया गया है अच्छे से। पीसीएफ 2024 के लिए भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, या कोई आप एग्जाम वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। आरओ प्री मेंस, पीसीएस प्री मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या एवं नगरीकरण, ठीक है, सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है, तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से वीडियो देखिएगा और याद करते हुए साथ में चलना है। तो नोट्स जरूर बनाइएगा, हालांकि पीडीएफ हम देंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं जनसंख्या शब्द से। जनसंख्या क्या है? जनसंख्या शब्द की व्याख्या को समझते हैं और देखते हैं। जनसंख्या का अर्थ होता है जन की संख्या। जनसंख्या की जब संख्या की गणना कराई जाती है उसको जनगणना कराते हैं कहते हैं, और जनगणना कराने का जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्र सरकार क्या कराएगी? जनगणना कराने का काम करेगी नियमित रूप से हर 10 साल पे। आइए इसी पे बात करते हैं। जनसंख्या से अर्थ है जन की संख्या से, उसकी आयु, लिंग, जाति, धर्म, भाषा, साक्षरता, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, व्यवसाय, घनत्व, ग्रामीण एवं नगरीय अनुपात से है। ग्रामीण एवं नगरीय अनुपात से है। इन सब को मिलाकर जनसंख्या कहते हैं। केवल जन की संख्या नहीं, सारी चीजों को देखा जाता है, उसको जनसंख्या कहते हैं। इन सारी चीजों की जब गणना की जाती है उसको जनगणना कहते हैं, जो केंद्र सरकार कराएगी। 246 अनुच्छेद के तहत उसको अधिकार दिया गया है। आगे चलते हैं, जनसंख्या का इतिहास देखते हैं। सबसे पहले रोमन साम्राज्य का वर्णन मिलता है। रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता रहा। यह पहला प्राचीन प्रमाण माना जाता है। हालांकि हमारे यहां जनसंख्या बहुत पहले से चल रही है, यूरोपियन इतिहासकारों के कारण ऐसा माना जाता है। बहरहाल जो पढ़ना है कि रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे होता था, जिसको सबसे पहला जनसंख्या का प्रमाण मानते हैं। भारत में कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है, जिसमें आर्थिक गतिविधियों हेतु जनसंख्या का आकलन एवं उसकी उपयोगिता को बताया गया है। और यहां पर जनसंख्या का आकलन या जनगणना देखने को मिलता है अर्थशास्त्र में। दूसरा हमारे यहां जो वर्णन मिलता है अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में मिलता है, जो 1595-96 में रचित हुआ। इसमें जनगणना का उल्लेख देखने को अच्छे से मिलता है। आधुनिक पद्धति द्वारा पहली जो जनगणना कराई गई 1749 में स्वीडन में कराई गई, ध्यान रखिएगा। 10 की जनगणना जो अमेरिका में कराई गई वो 1890 में कराई गई। हालांकि हमारे यहाँ इससे पहले जनगणना हो गई थी 10 की। आइए देखते हैं। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराया गया। लॉर्ड वर्ड में लगाता नहीं हूं, या आप लोगों को कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए लगाया, वरना मैं लॉर्ड हटा के ही पढ़ाता हूं मॉडर्न हिस्ट्री भी, लॉर्ड वर्ड नहीं लगाते। ठीक है। 1881 में रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट है दोनों। मेयो के समय में जनगणना की शुरुआत भारत में हुई, ब्रिटिश भारत में 1872 में। 1881 से नियमित अंतराल 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का काम शुरू हो गया। अब तक भारत में कुल 15 जनसंख्या हो चुकी है 1872 के बाद से। और स्वतंत्र भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ, उसके बाद भारत की ये 7वीं जनगणना है। कौन सी नंबर की? 2011 वाली 7वीं जनगणना है 2011, ये ध्यान रखिएगा। सेंसस एक्ट 1948 के तहत भारत को जनगणना का वैधानिक आधार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार को ये सौंपा गया है कि वो जनगणना नियमित अंतराल पर कराती रहे, यानी 10 वर्ष के अंतराल पर कराए। भारत में जनगणना कराने का दायित्व तो भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त को होता है। यह आयोग जो है गृह मंत्रालय के अधीन होता है। 15वीं जो जनगणना हुई है उसके महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? चंद्रमौली थे। 2021 के जो जनगणना के अंतिम आंकड़े हैं वो 30 मार्च 2011 को जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया कि भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। हालांकि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखेंगे तो चीन से आगे भारत हो गया, 140 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या हो गई है। लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या चीन के बाद दूसरे नंबर पे है। ठीक है, चलिए
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, यहां से प्रश्न आरओ में आने की संभावना रहेगी, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। 2023 या पीसीएस दोनों में आने की संभावना रहेगी, यहां पे पीसीएस 24 में भी। 15 फरवरी 2000 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जारी की है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो जारी की है वो त्रिस्तरीय उद्देश्य से जारी की गई, 3 स्तरीय उद्देश्य है, पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इसके अध्यक्ष डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। 3 बातों में बांटा गया। पहला है तात्कालिक उद्देश्य, क्या है? स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये तुरंत का उद्देश्य है। तात्कालिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, समन्वय प्रसूति सहायता, स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति के संदर्भ में बात कही गई, ये तात्कालिक उद्देश्य है। दूसरा मध्यकालीन उद्देश्य क्या है? 2010 तक की जनसंख्या की कुल जो प्रजनन दर है उसको 2.1 स्तर पर लाना। तीसरा दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है? 2045 तक भारत की जो जनसंख्या है उसको स्थिर गति में लाना, मतलब वर्ष 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना। कब तक का उद्देश्य है? 2045 तक, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। आइए आगे चलते हैं, सभी पहलुओं को हम लोग टच करेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जनसंख्या के प्रमुख सिद्धांत, जो पहला सिद्धांत है व्यवस्थित सिद्धांत है, वो माल्थस का ही है। रॉबर्ट माल्थस ने पहला व्यवस्थित सिद्धांत दिया, प्राकृतिक आधार पर जनसंख्या का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। आइए देखते हैं कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है। इंग्लैंड के निराशावादी अर्थशास्त्री थे, इनका एक लेख 1798 में प्रकाशित हुआ था, नाम था एन इजी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसमें जनसंख्या के सिद्धांत को प्रकाशित किया। इन्होंने क्या सिद्धांत बताया कि जनसंख्या में वृद्धि, जनों की संख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य संबंध जो होता है उसकी व्याख्या करी एन इजी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन में। मतलब जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्न आपूर्ति दोनों के मध्य संबंध कैसे होने चाहिए उसकी व्याख्या करी है। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर होगी। गुणोत्तर मतलब 2, 4, 8, 16 इस तरह वृद्धि होगी। जनसंख्या की वृद्धि कैसी होगी? गुणोत्तर होगी, दुगुना होती चली जाएगी, अर्थात अधिक तीव्र गति से होती है। जबकि जीविकोपार्जन के साधन में समांतर श्रेणी में वृद्धि होगी, 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह की वृद्धि होगी, समांतर वृद्धि। तो इन्होंने क्या बताया कि जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर होती है किसी भी क्षेत्र में, जबकि जो जीविकोपार्जन के साधन है उनमें समांतर श्रेणी की वृद्धि देखने को मिलती है। ये माल्थस सिद्धांत है। आगे आइए, जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत। यह सिद्धांत जननांकीय सांख्यिकी सातत्य संकल्पना पर आधारित है। इस संकल्पना का सातत्य मतलब होता है निरंतर या स्थायी या लगातार। तो यह सिद्धांत तो जो है जनसांख्यिकीय सातत्य संकल्पना मतलब स्थिरीकरण संकल्पना या निश्चित संकल्पना पर या एक रुके हुए जिसको स्थिर कह सकते हैं संकल्पना पर आधारित है। इस संकल्पना का मूल रूप से प्रतिपादन एस थॉम्पसन FW नोटरसीन ने किया था। ध्यान रखिएगा नाम, और महत्वपूर्ण है। इन्होंने बताया कि जो जनसंख्या की वृद्धि होती है वो क्रमिक चरणों में होती है। क्रमिक चरण होती है उसमें उसको 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इन चारों अवस्थाओं में एक परंपरागत पशुपालक कृषक समाज की भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए औद्योगिक नागरिक समाज में परिवर्तित होता है। मतलब जो किसान है वो चारों चरणों से गुजरता हुआ जब चौथे चरण पर पहुंचेगा तो वो किस तरह का इंसान हो जाएगा? एक औद्योगिक व नागरिक समाज में परिवर्तित हो जाएगा। बाद में कॉलिन क्लार्क ने इसमें जो है 5वीं अवस्था जोड़ दी। इन सभी अवस्थाओं को हम देखेंगे कि जननांकीय जो संक्रमण अवस्था है किस तरह की अवस्था है। आइए देखते हैं एक करके। प्रथम अवस्था क्या है? पहली अवस्था है ये प्रथम अवस्था। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च अवस्था में पाई जाती है। मतलब जन्म भी खूब हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है खूब, तो बराबरी की अवस्था हो जाती है। तो जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही उच्च अवस्था में पाया जाता है। यहां जनसंख्या वृद्धि कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक होती है प्रथम अवस्था में, क्योंकि जन्म दर भी हो रहा है, मृत्यु दर भी ज्यादा है। तो कभी जनसंख्या में वृद्धि होगी, कभी धनात्मक वृद्धि होगी तो कभी ऋणात्मक वृद्धि होगी। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि जो है अस्थिर अवस्था की संज्ञा इसको दी जाती है। प्रथम चरण को अस्थिर जनसंख्या, जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रहा है, तो कभी जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी, कभी ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी, मतलब घट जाएगी। आगे आइए समझते हैं। इस अवस्था में एडम स्मिथ का सिद्धांत लागू होता है। जिस समाज में जितना अधिक गरीबी होगा
वहां जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होगी। एडम स्मिथ का जो है क्या है सिद्धांत है कि मतलब जहां पर जितनी गरीबी होगी वहां जनसंख्या में उतनी ज्यादा वृद्धि होगी। सही भी है एक तरीके से, क्योंकि लोगों के पास साधन नहीं होते, करने को काम नहीं होता, तो कुछ तो करेंगे ही करेंगे। द्वितीय अवस्था क्या है? द्वितीय अवस्था, पहली अवस्था क्या थी? जनसंख्या का स्थिरीकरण नहीं है, जनसंख्या अस्थिर है, कभी वृद्धि हो रही है तो कभी ऋणात्मक वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो आइए दूसरे में देखते हैं। जन्म दर उच्च हो जाती है, मृत्यु दर कम हो जाती है। दूसरी अवस्था में जन्म दर बढ़ी, मृत्यु दर कम हुई, मतलब जनसंख्या बढ़ने लगी। इस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है। कई बार पूछा गया द्वितीय अवस्था में क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट होता है। संसाधनों की गतिशीलता के प्रयास सक्रिय हो जाते हैं कि कैसे लोगों को खान पीन सब पहुंचाया जाए, लोगों को जीविकोपार्जन कैसे दिया जाए, ये द्वितीय अवस्था है। तीसरी अवस्था क्या है? जन्म और मृत्यु दोनों में प्रशंसनीय कमी आती है। जन्म दर में भी कमी आती है, मृत्यु में भी कमी आती है। यह अवस्था धीमी जनसंख्या वृद्धि का परिचायक हो जाता है, मतलब जनसंख्या बहुत धीमे बढ़ती है, क्योंकि जन्म दर में भी कमी आई है, मृत्यु दर में भी कमी आई है, तो थोड़ी जनसंख्या बढ़ती है जन्म दर में कम होने के कारण। भारत इस अवस्था को 1991 से इस अवस्था का परिचायक है। यह अवस्था भारत में भारत सहित जो है पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया आदि देशों में देखने को मिलती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चीन इसको बहुत पहले से प्राप्त कर चुका है, चीन चौथे पे चल रहा है। आइए देखते हैं चौथी अवस्था क्या है। इस अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों कम हो जाते हैं। मृत्यु दर लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा। जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों कम हो जाते हैं, जन्म दर भी कम, मृत्यु दर भी कम। यह व्यवस्था जो है विकसित समाज में देखने को मिलती है, खासकर सिंगापुर, जर्मनी, इंग्लैंड, डेनमार्क, जापान, यूएसए, कनाडा आदि में। तीसरी अवस्था जो है वो ध्यान रखिएगा, चीन उसको प्राप्त कर चुका, चौथे को भी प्राप्त कर चुका, चीन पांचवें में चल रहा है। खासकर वहां पे अब जो है ना, अभी वो दरअसल चौथे में भी नहीं पहुंचा है, तीसरे और चौथे के बीच लटका हुआ है। वहां बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो गई है। अब जो बाल वर्ग है 15 से 39 साल के जो लोग हैं, युवा वर्ग, बाल वर्ग, ये कम हो गए हैं। पांचवी जो अवस्था आप देख रहे हैं, ये ऋणात्मक अवस्था होती है कि जनसंख्या बढ़ नहीं रही है बल्कि घटने लगी है। ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, आइसलैंड आदि देशों में देखने को मिलती है। तो 5 स्थिति, 5 अवस्था जननांकीय संक्रमण का आपने पढ़ा। भारत के उसमें देख लीजिए संदर्भ में, भारत इंडिया के संदर्भ में आइए देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। भारत में जनसंख्या का संक्रमण काल कब से कब तक रहा है? 1901 से 1921 तक संक्रमण काल रहा है। 1921 से 51 तक जनसंख्या लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ती रही, मतलब धीमे प्रगति पे रही। 1951 से 81 तक जनसंख्या विस्फोट रही। 1981 से 2011 तक जनसंख्या की वृद्धि दर में गिरावट आई है, ना कि जनसंख्या में, जनसंख्या की वृद्धि दर में गिरावट आई है। जनसंख्या में गिरावट नहीं आई, जनसंख्या की जो वृद्धि दर, जैसे कभी 20% हुई है, अब 17.7% हुई है, ये गिरावट देखने को मिली है भारत में 1981 से 2011 के बीच। भारत में गिरावट अभी नहीं, 2045 तक तो भारत को स्थिरीकरण प्राप्त करना है कि जनसंख्या एक स्थिरीकरण पे आ जाए, बढ़े ना ज्यादा, एकाएक बढ़े ना घटे ना, स्थिरीकरण प्राप्त करेगा, फिर ऋणात्मक स्थिति में भारत पहुंचेगा। आयु संरचना क्या होती है? आयु संरचना क्या है? जन्म तिथि और जनगणना के बीच अंतराल को आयु कहा जाता है। आयु पिरामिड बनाया जाता है। विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग पिरामिड बनाए जाते हैं, जैसे 0 से 14, 15 से 64, 65 से ऊपर। इस हिसाब से एक 15 से 39 और 39 से 64 2 बन जाता है। इस तरह के जो है वो जनसंख्या पिरामिड बनाए जाते हैं। ठीक, किसका भार अधिक है, कभी सीधा बनेगा तो कभी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 0 से 14 वर्ष बाल आयु वर्ग बोला जाता है। जन्म दर यहां पे उच्च होती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी देश के बाल आयु वर्ग मतलब 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या अगर 40% से अधिक है तो उस देश की जनसंख्या कैसी होगी? प्रगतिशील मानी जाएगी। 15 से 45 प्रौढ़ आयु वर्ग भारत की गणना की लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है। भारत जो देश है उसमें कार्यकारी जनसंख्या 65 से 15 से 64 वर्ष को कार्यकारी जनसंख्या कहा जाता है। इसका प्रतिशत भारत में अधिक है, इसलिए इसको जो है किसमें रखा जाता है? लाभांश, जननांकी लाभांश वाले देश के रूप में रखा जाता है। ये जननांकी लिखना है, जननांकी जैसे लिखते हो लिख लीजिएगा, लाभांश वाले देश के रूप में।
15 से 39, देखिए यहां डिवाइड कर दिया 15, इसको दो भागों में कर दिया 15 से 39, ये क्रियाशील आयु वर्ग है, इसके अंतर्गत रखा जाता है। जबकि 40 से जो 64 वर्ग के लोग हैं उनको प्रौढ़ वर्ग के बीच में रखा जाता है। तो अगर 15 से 39 साल के लोग ज्यादा होंगे, इसका मतलब जनसंख्या बहुत ही क्रियाशील है, कार्यशील जनसंख्या है। 65 वर्ष से अधिक लोगों को इस वर्ग में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक पाई गई है। जब किसी देश की जनसंख्या इस आयु वर्ग में 8% से कम है तो जनसंख्या प्रगतिशील है। अगर किसकी 65 से ऊपर 8% से कम लोग हैं तो जनसंख्या प्रगतिशील है। 8 से 16% के बीच है तो जनसंख्या अप्रगतिगामी जनसंख्या कहलाती है। विकासशील देशों में इस आयु वर्ग में 60 वर्ष से अधिक आयु को लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ 65 किया जाता है। भारत में क्या स्थिति है? 0 से 4 वर्ष के लोग 9.3% है 2011 की जनगणना के अनुसार। 5 से 9 वर्ष 10.5% है लगभग। 10 से 14 साल के लोग 11% हैं। 15 से 39, जिसमें हम लोग आ रहे हैं, 15 से 59 कह दिया, 15 से 59 ठीक है, उसमें 60.3% लोग आते हैं सबसे अधिक। 60 वर्ष से अधिक 8.6% लोग हैं। 0 से 4 वर्ष की जो बीच की आयु है वो पूरी तरह अभी निश्चित नहीं है, लेकिन 9.3% ऊपर दिया है। ठीक है, चलिए, तो इसमें मतलब निश्चित नहीं है, मतलब थोड़ा इधर उधर हो सकता है डेटा में। भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि जनसंख्या 17.5% निवास करती है। कितना बड़ा अंतर है देखिए। भारत जनसंख्या के हिसाब से दूसरा, यहां पे यही बता रहे हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां है। जो दूसरा है ना, ये पहला अगर नवीनतम आंकड़ा आएगा 2011 के अनुसार पूछेगा तो नहीं तो भारत पहला हो जाएगा। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 121.08 करोड़ है, वर्तमान में 140 करोड़। जो संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान 1, 2, 3, 4, 5 और 6 देशों को मिलाकर जनसंख्या के बराबर है। उसमें कौन कौन से आएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा, इंडोनेशिया आएगा, ब्राजील आएगा, पाकिस्तान आएगा, बांग्लादेश आएगा, जापान आएगा। इन सबको जोड़कर अगर सम्मिलित करें तो भारत की आज की जो जनसंख्या, आज की नहीं 2011 की जो है उसके बराबर हो जाएगी। आज की तो एक आध दो देश और जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन वहां भी जनसंख्या वृद्धि हुई होगी। भारत में कुल 6,40,930 गांव हैं, 6,40,000। अब जो है गांव की संख्या जो है वो ज्यादा हो गई है, 6,69,000 प्लस हो गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 6,69,000 ज्यादा हो गई है। जब 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,930 है। कहीं कहीं आंकड़ा 6,40,932 है। तो दोनों आप देख सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से लगा सकते हैं। ये गांवों की संख्या है जिसमें कुल 68.9% लोग भारत के निवास करते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 की अब हम लोग देखने चल रहे हैं। 2001 में जनसंख्या भारत की कितनी थी? 102.87 करोड़। 2011 में जनसंख्या कितनी हो गई? 121.08 करोड़। अगर देखेंगे तो लगभग 19 करोड़ आप कह सकते हैं वृद्धि हुई है। वृद्धि यहां पे देखिए कितना है, इन दोनों के बीच में अंतर जो आएगा 18.18 करोड़ आएगा। कितना आएगा? 18.18 करोड़ आएगा। तो 19 करोड़ भी कह लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है प्रति दशक वृद्धि कितनी हुई? 17.7% की वृद्धि भारत को देखी गई है। देखिए 2001 में जो प्रति दशक वृद्धि थी 21.54 थी, और 2011 में 10 की वृद्धि, मतलब यहां से 102 से जो 121 पहुंचा है, ये जो वृद्धि हुई है 17.7 हुई है। अब 2001 में कितनी थी? 2001 का मतलब हुआ 1991 से 2001 के बीच कितनी थी? 21.54 थी। 2011 में 17.7% हो गई। इस प्रकार यहां से कुछ घटा है। कितना घटा है? 3.84% की घटावट देखी गई है। यही तो है जो वृद्धि में अंतर दिखा रहा है। जनसंख्या वृद्धि में अंतर दिखा रहा है, ना कि जनसंख्या में वृद्धि दिखा रहा है। मतलब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन जनसंख्या की 10 की वृद्धि में गिरावट को यह दर्शा रहा है। कहने का मतलब औसत वार्षिकांक देख लीजिए एक बार जल्दी से फटाफट। 2001 में कितना था? औसत वार्षिक घातांक 1.97 था, 2011 में 1.64 हो गया।
नोट, सबसे अधिक प्रतिशत दस की वृद्धि कब देखी गई थी? 1971 में 24.80 रही। ऊपर अभी आपने देखा कि अब 2011 में कितनी रही है? 17.77%। ठीक, तो सबसे अधिक अगर भारत की जनसंख्या में वृद्धि आप देखेंगे तो 1971 में रही थी, जब जनसंख्या विस्फोट का समय था 24.80, और सबसे कम 10 की वृद्धि 1921 में रही थी 0.31%। कोई दिक्कत? ये तीनों पॉइंट आपको याद करने होंगे, इसमें कुछ नहीं भूलने वाला है, क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे। चलिए, 1971 में कितना? 24.80%, 2011 में 17.7, 1921 में 0.31%। ठीक है, कोई दिक्कत? औसत वार्षिक घातांक देख लेते हैं। 1981 में, अभी आपने पीछे देखा कि 2011 में कितना था औसत वार्षिक घातांक, आपने पढ़ा, ये देखिए 2001 में 1.97 था, 2011 में 1.64 हो गया। वही चीज यहां पे कह रहा है, सबसे अधिक 1981 में रहा था 2.22%, और सबसे कम कब रहा औसत वार्षिक घातांक? तो 1921 में रहा था -0.03%। ध्यान रखिएगा, 1901 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ऋणात्मक वृद्धि भी हुई और वार्षिक घातांक जो वृद्धि दर देखा गया 0.03 देखा गया। प्रशासनिक आंकड़ा 2011 का क्या है? ध्यान रखिएगा, 2011 में केंद्र और राज्यों की जो संख्या थी वो 35 है, वर्तमान में 28 + 8, 28 राज्य हैं और 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी 36 हो जाएगी। वर्तमान है ये 35 2011 की जनगणना के अनुसार है। जिलों की संख्या जो जनगणना के अनुसार थी 640 थी, वर्तमान में 797 जिले भारत में हो गए हैं। उप जिलों की संख्या 2011 के अनुसार 5924, नगरों की 7933 2011 की जनगणना के अनुसार। ग्रामों की संख्या जो है 6.41, यानी 6,40,930 या 32 2011 के अनुसार है ये। अभी वर्तमान में जो संख्या है 6,64,369 है। देखिए 6 लाख कितना बता दिए थे? 69,000 शायद बता दिए थे। ये डेटा एकदम सही है, करेक्ट है। अगर ऊपर कुछ गलत बताए थे तो इसको सही कर लीजिए, सही है, बिल्कुल सही डेटा है, कोई दिक्कत नहीं। ये वर्तमान की दिसंबर 2022 की स्थिति है, 6,64,369 ग्रामों की संख्या भारत में हो गई है। तो इसको 6.43 भी लिख सकते हैं वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। ठीक, ऊपर 6 लाख शायद 69,000 बोल दिया है, तो उसको सही कर लीजिएगा। अब दोबारा वीडियो फिर से बनाएं या उसको काटने जाएं, कोई मतलब नहीं है। 6,64,369 दिसंबर 2022 का डेटा है। 2011 की जनगणना के प्रमुख अंतिम आंकड़ों को भी हम लोग यहां पे देखेंगे जल्दी जल्दी। प्रमुख व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? देखिए 121,085, सॉरी 4977 आंकड़ा आप गिन लीजिएगा, 121 करोड़ से शुरू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पुरुषों की संख्या 51.47 थी, महिलाओं की संख्या 48.53 थी। अच्छा, जो टोटल जनसंख्या है भारत की, ये इसमें जो ग्रामीण थे ये थे, इसमें जो मतलब नगरीय थे ये थे, इनमें पुरुषों की संख्या ये थी, इनमें महिलाओं की संख्या ये थी। ग्रामीणों की संख्या 68.9% है। प्रतिशत ही पूछेगा, ये संख्या आपसे नहीं पूछेगा, केवल 100 रखने के लिए हमने रख दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो। 68.9% ग्रामीण थे, 31.1% कौन थे? शहरी लोग थे, नगरीय लोग थे। पुरुषों की संख्या 51.47 थी, महिलाओं की संख्या 48.53 थी। यही आपको याद करना है, प्रतिशत ही। भारत की जनगणना का प्रमुख नगरीय जो प्रतिशत है 2001 में आप देखेंगे 27.8 था, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 31.1% हो गया। और यहां से कितना परसेंट की वृद्धि हुई? 3.29% की वृद्धि आप देख रहे हैं। लिंगानुपात देख लीजिए, 2001 में लिंगानुपात कितना था? 933 था। 1000 जनसंख्या पे 933 महिलाएं होती थी 2001 में। डेटा है तो थोड़ा बड़ा कर दें जूम, ताकि अच्छे से दिखे। 2011 में कितना? 1000 पर 933, 933 से 43 कितनी वृद्धि हुई? 10। 1000 पर 10 महिलाओं की वृद्धि हुई 2001 से लेकर 2011 के बीच।
2011 का कुल लिंगानुपात 943 है, जबकि ग्रामीण लिंगानुपात 949 है, शहरी लिंगानुपात कम है 929। 929 से 939, 949, 20 कम है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20 का। शहरी 20 कम है, ग्रामीण ज्यादा है, 949, 929। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का जो लिंगानुपात आप देखेंगे 2011 में 13.6% है। मतलब एक चीज हाँ यहां पे क्लियर कर दे रहे हैं, जो लिंगानुपात है जो 0 से 6 वर्ष की वो कुल है 919, जिसमें ग्रामीण 0 से 6 वर्ष जो है 923 और शहरी 0 से 6, ये 0 से 6 वर्ष वाला है 905। 0 से 6 वर्ष की लोगों की भारतीय जो जनसंख्या 121 करोड़ 2011 में है, उसमें जो अनुपात है 13.6% है। मतलब 0 से 6 वर्ष के लोग भारत की जनगणना में 13.6% हैं। 121 का 13.6% निकालेंगे तो 0 से 6 वर्ष की आयु की जनगणना आपको देखने को मिल जाएगी। साक्षरता 2001 में 64.8 थी, 2011 में बढ़कर 73 हो गई। दोनों में अंतर डिफरेंस कितना आया? 8.2% का। ये प्रतिशत में है सारा, ठीक है। 73% जनसंख्या जो है भारत की क्या हो गई है? साक्षरता में आ गई है। 64.8 थी 2001 में, दोनों के बीच अंतर 8.2। पुरुष साक्षरता 75.26 थी। बहरहाल इस 2001 वालों को यहां आप छोड़ सकते हैं, यहां नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं। पुरुष साक्षरता 2011 में 80.9 थी। महिला साक्षरता 2011 में 64.6 थी। और जनसंख्या का जो घनत्व है, घनत्व देख लीजिए, 2001 में 325 था और 382 हो गया 2011 में। कितना अंतर आया? 57 का जनसंख्या घनत्व का अंतर आया है। तो ये सब चीजें हैं, जैसे ये डेटा आप नहीं याद करेंगे चलेगा, लेकिन ये जरूर याद करें, ये जरूर याद करें। मल्टीपल टाइम पढ़ना एक सलूशन है, बार बार पढ़ना ही सलूशन है जनसंख्या को याद करने का। बाकी 2011 से जनगणना है, कई बार पेपर आप दे चुके होंगे, डेफिनेटली आपको याद ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जनजाति एसटी की बात हो रही, कुल जनसंख्या का 8.6% है। मतलब एससी कितना है? 16.6%। एसटी कितना है? 8.6%। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसका डेटा जरूर याद कर लीजिएगा। 19, 95, 81, 14, 77, ये जरूर याद कर लीजिएगा। यूपी का है 16.51% पूरे भारत की जनसंख्या में अपना कंट्रीब्यूशन ये देता है, सबसे अधिक जनसंख्या है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, 11.237 करोड़। टोटल जो कंट्रीब्यूशन है भारत की जनसंख्या में 9.28 है। बिहार तीसरे। ये क्रम आपको याद करना है, ये डेटा आप छोड़ेंगे चलेगा, लेकिन ये क्रम जरूर याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये याद आपको करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, 5 क्रम तक, 4 या 5 क्रम आपसे पूछा जाएगा। बहरहाल ये परसेंट एक बार आप देख सकते हैं। यूपी का जरूर याद कर लीजिएगा, पूरा का पूरा यूपी ऐसे ही याद करना है, पूरा का पूरा। बाकी आप केवल ये नंबर देख लेंगे तो काम हो जाएगा आरओ प्रीलिम्स में। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है सबसे कम, उसके बाद मिजोरम की है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की है। सिक्किम की देख लीजिएगा कितना है, लगभग 6,07,688 के आसपास जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की है। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यह सब में बोलते हैं, आप टिक बना सकते हैं, SMA। एक क्रम इसका और होगा बहरहाल, लेकिन छोड़ दीजिए चौथा क्रम। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली की है, फिर पुदुचेरी की है, फिर चंडीगढ़ की। ये आपको याद ही करना है। यहां पे हमने जनसंख्या इसीलिए नहीं लिखी, कोई जरूरत नहीं है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, दमन दीव है, दादर नागर हवेली है। सभी डेटा का बहुत शुद्धता का ध्यान रखा गया है, कोशिश की गई है कोई डेटा गड़बड़ ना हो। हालांकि कोई सिंगल डेटा भी गलत होगा तो कमेंट बॉक्स के पहले पिन पोस्ट में मैं डाल देता हूं, ठीक। अगला सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देख लेते हैं फटाफट। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहां पे हुई? तो दादर नागर हवेली में 55.9%, आधे से ज्यादा, दुगुना बढ़ गए लोग।
दमन दीव दूसरे नंबर पे है 53.8%। तो चलिए आगे चलते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं। सबसे अधिक दादर नागर हवेली, पहले भी आप देखा, दमन दीव, फिर पुदुचेरी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। दादर नागर हवेली में 55.9% की वृद्धि हुई है, दमन दीव में 53.8, पुदुचेरी में 28.1। बाकी आप केवल क्रम 5 याद कर लीजिएगा, वही महत्वपूर्ण है, केवल 1-2 जो है डेटा याद कर लीजिएगा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड की है 0.6%, फिर केरल है 4.9%। ये राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगर केंद्र शासित केवल पूछे तो लक्षद्वीप सबसे ज्यादा बताएंगे कि जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम हुई है, नहीं तो नागालैंड बताएंगे। अंडमान निकोबार 6.9% है। उत्तर प्रदेश की जनगणना बाद में अभी नीचे देखेंगे, लेकिन 20.2% 10 की वृद्धि देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में। 13 राज्य एवं संघ शासित राज्य हैं जो इससे ऊपर हैं, 13वें नंबर पे आएगा, और 17.7 भारत की है जो कि 20.2 से कम है। तो भारत की 10 की वृद्धि कम है, उत्तर प्रदेश की ज्यादा है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 2 जिले, कुरुंगकुमे हिमाचल प्रदेश में 111.01% की वृद्धि दर्शाई गई है। यनम पुदुचेरी 17.15% की वृद्धि दर सर्वाधिक है। न्यूनतम जो वृद्धि दर वाले जिले आप देखेंगे उसमें आएगा लॉन्गलेंग नागालैंड का है, जिसमें -58.39% की वृद्धि जो है, माइनस वृद्धि दर मतलब घट जाएगा। किफरे नागालैंड -30.50 की वृद्धि दर दर्शाती है, माइनस में, दोनों माइनस में है, मतलब घटी है। जनसंख्या घनत्व 2001 में 325 था, 2011 में 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। टोटल वृद्धि यहां से यहां तक देखेंगे तो वो 57 हुई है। परसेंट में वृद्धि अगर इसको निकालेंगे तो 17.53% हो जाएगा, मतलब 17.53% की वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के जनघनत्व में। जनघनत्व क्या होता है? एक प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जितनी जनसंख्या होगी उसको कहेंगे जनघनत्व। निकालते कैसे हैं जनघनत्व? स्थान विशेष की कुल जनसंख्या बटे स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल, ये हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। देखिए कहीं जब पेपर में आएगा तो क्षेत्रफल ऊपर दे देगा, जनसंख्या नीचे दे देगा, लेकिन क्रम यही होना चाहिए, स्थान विशेष की कुल जनसंख्या बटे स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल। शीर्ष 5 जनघनत्व वाले राज्य, बिहार का जनघनत्व तो सबसे अधिक है, कितना है? 1106 है, बिल्कुल सही है। फिर पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे बिहार, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, राज्यों में 1029 है। तीसरे नंबर पर केरल है, ये राज्य हैं, केंद्र शासित इनमें नहीं डाला गया है। चौथे नंबर पे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है, 5वें नंबर पे हरियाणा है 573। तो एक चीज याद रखिएगा, 829 है, जनघनत्व की बात हो रही है, 829 उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। ये क्रम आप याद कर लीजिएगा, मतलब बिहार का कितना है, बाकी का भी याद कर लीजिएगा जो महत्वपूर्ण है। न्यूनतम जनघनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। कितने लोग? 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में है। फिर मिजोरम है 52, फिर सिक्किम है 86, फिर नागालैंड 119 है। ये भी क्रम आप याद कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 करते हुए। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, 11,320, राज्य में बिहार और केंद्र शासित में दिल्ली जिसका बहुत ज्यादा है। चंडीगढ़ 9,258 है, फिर पुदुचेरी है 2547। 3 क्रम ये आप याद कर लीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित कौन है? अंडमान निकोबार में 46 है, दादर नागर हवेली में 700 है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 2 जिले कौन से हैं? उत्तर पूर्व दिल्ली है 37,346, दिल्ली के जनघनत्व से लगभग तिगुना। चेन्नई 26,903 है, ये शीर्ष सबसे अधिक जनघनत्व वाले 2 जिले हैं। भारत को 6 दिशा सूचक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें जनघनत्व निम्न प्रकार है। पूछता है, अब नया ट्रेंड है, आरओ में 23 में यहां से प्रश्न आएगा। उत्तरीय क्षेत्र 7 राज्य इसमें शामिल है, जो उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अब तो 8 हो गए होंगे क्योंकि 2011 की जनगणना है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? 7 ही पढ़ेंगे, नहीं तो लद्दाख को भी जोड़ते। उस समय की है तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का जनगणत्व मिलाकर क्या है? उत्तरी का 267। उत्तरी क्षेत्र का कितना हो गया? 267। 6 दिशा सूचक यंत्रों में मतलब भागों में विभाजित किया गया है। मध्य क्षेत्र जिसमें 4 राज्य आते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आता है, जनघनत्व तो 417 है, बहुत ज्यादा है। पूर्वी क्षेत्र जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, अंडमान निकोबार वाला पूरा क्षेत्र आ जाता है, 625 है।
ठीक। पूर्वी क्षेत्र का जनघनत्व तो सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूर्वी क्षेत्र का कितना है? 625 और सबसे अधिक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र 7 जो राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, आसाम, ये सब मिलाकर 176 है और सभी में सबसे कम है। सबसे अधिक किसका था? पूर्वी क्षेत्र का था। सबसे कम किसका है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सबसे कम है और सबसे अधिक पूर्वी क्षेत्र का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी क्षेत्र का गुजरात, नागर हवेली, महाराष्ट्र, ये सब जोड़े जाते हैं। 344 इसमें आता है। राज्य भले मत देखिएगा, दक्षिणी क्षेत्र देख लीजिए, 7 राज्य आते हैं जिसका 397 है, सीधे याद कर लीजिएगा दक्षिणी का। लिंगानुपात कितना है भारत का? 943। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहते हैं। निकालते कैसे हैं? फार्मूला है, स्त्रियों की कुल संख्या लेते हैं, कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुष, यहाँ कुल लिखा है, ये कुल लिखा होना चाहिए, कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या गुणे 100 कर देते हैं। शिशु लिंगानुपात क्या है? 0 से 6 वर्ष की आयु के लोगों, 1000 बालकों की तुलना में 0 से 6 वर्ष की आयु की बालिकाओं की संख्या। 1901 में भारत का जो लिंगानुपात था 972 था। 1921 में 955 हुआ। 1941 में 943 हुआ। 1951 में 946 हुआ। 1991 में 927, 2001 में 933 और 2011 में फिर 943। किसके बराबर है? 1941 के बराबर अभी जो है, मतलब 2011 का किसके बराबर है पूछा जाएगा तो 1941 के बराबर अभी लिंगानुपात भारत में चल रहा है, 943 है। शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का है, 1084 है। फिर तमिलनाडु का है, 996। फिर आंध्र प्रदेश का 993, फिर छत्तीसगढ़ का 991। तो 1 2 3 4, ठीक है। केटीएसी बोल सकते हैं आप, या किसी मामले जैसे केटीएसी कर लेने से कुछ चीजें अगर आप कर लेंगे तो याद रहेगा। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, सबसे ज्यादा केरल का है, याद कर लीजिएगा। 1084 याद होना जरूरी है। 996 तमिलनाडु का याद होना जरूरी है। आंध्र प्रदेश का 93 है, छत्तीसगढ़ का 91 है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है, कितना है? 879, नंबर 1 सबसे कम। दूसरे पे सिक्किम है 690, तीसरे पे पंजाब है, चौथे पे उत्तर प्रदेश 912। अनुपात, शीर्ष अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। लिंगानुपात वाले, लिंगानुपात प्रदेश है ये, लिंगानुपात बता रहा है। लिंगानुपात शीर्ष केंद्र शासित, किसका? केंद्र शासित का। पुदुचेरी का 1037 है, लक्षद्वीप का 947 है, अंडमान निकोबार का 876 है। न्यूनतम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? दमन दीव का है, नंबर 1 पे सबसे कम। दूसरे पे दादर नागर हवेली 774, अब हालांकि दोनों जुड़ गए हैं। 2011 की जनगणना हम पढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ 818 है, जम्मू कश्मीर का 889। जम्मू कश्मीर का पूछा जा सकता है क्योंकि अभी चर्चा में है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले माहे है, पुदुचेरी का 1176 है, अल्मोड़ा है उत्तराखंड में 1139 है। शीर्ष लिंगानुपात वाले 2 जिले हैं ये। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 2 जिले देखेंगे तो दमन 535 है, लेह है 583। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश 972 है, 0 से 6। मिजोरम मेघालय 970 पे है, 7 में है। 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात आप देखेंगे तो हरियाणा में है, जो कि पूरे लिंगानुपात में भी कम है। पंजाब है 800। 2011 की जनसंख्या में 0 से 6 वर्ग की आयु की जो जनसंख्या है उसका लिंगानुपात 919 है। 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में कमी प्रदर्शित कौन राज्य कर रहे हैं? सबसे ज्यादा कमी प्रदर्शित कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर। 2001 में 941 थी, 2011 में 862 हो गई जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 2001 में कितना? 941 और 2011 में 862। सबसे ज्यादा कमी दिखाने वाला कौन है? जम्मू कश्मीर। 0 से 6 आयु वर्ग में प्रदर्शित वृद्धि दर दर्शाने वाले पंजाब है, 2001 में 798 थी, 2011 में 846 हो गई। विश्व लिंगानुपात अगर देखेंगे 2011 का नहीं बल्कि ये 2018 का आंकड़ा होगा। भारत 943 है ये 2011 के अनुसार, चीन 926 है, संयुक्त राज्य अमेरिका 1025 है, इंडोनेशिया 900 है, ब्राजील 1042 है, पाकिस्तान 943 है, भारत के बराबर चल रहा है, बांग्लादेश 1160 है। साक्षरता 1951 में साक्षरता दर 18.33% थी, जो 2011 में बढ़कर 73% हो गई। 1951 में कितनी थी?
3 अभी कितनी हो गई 73। व्यक्तियों की साक्षरता 73 है। व्यक्ति मतलब जिसमें महिला पुरुष दोनों आए, जिसमें पुरुष 80.9% साक्षर है और महिलाओं का जो साक्षर प्रतिशत है 64.6% है भारत में वर्तमान में 2011 में। शीर्ष साक्षरता केरल की है 94। हालांकि ये साक्षरता दर जब मार्च में जारी की गई थी उसके बाद जो है मिजोरम ने अपना दावा भी पेश किया था दोबारा, लेकिन जो जनगणना का है वही माना जाएगा। मिजोरम दूसरे नंबर पे है, गोवा तीसरे पे है, त्रिपुरा जो है चौथे पे है। 1, 2, 3 और 4 क्रम है। ये साक्षरता है, प्रतिशत में सब है। न्यूनतम साक्षरता बिहार की है 61.8% है, अरुणाचल प्रदेश की 65.4% है, राजस्थान की 66.1% है। केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता आप देखिए लक्षद्वीप की 91.1 है, सबसे अधिक है। इसने भी दावा दिया था अपना कि इसका शायद बढ़ के 94, 95 कितना हो गया, 96 बताया था। दमन दीव की 87.1% है। न्यूनतम साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है 76.2, पुदुचेरी है 50.8%। शीर्ष साक्षरता वृद्धि वाले राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। दादर नगर हवेली 119.6% की वृद्धि दर सर्वाधिक 2001 से 2011 के बीच। कहां से? 1 से 2011 के बीच। दमन दीव 75.63, बिहार ने 74.83% की वृद्धि दर्शाई है। सर्वाधिक स्त्री पुरुष साक्षरता राजस्थान की 27.1 है, अंतर है। स्त्री पुरुष की साक्षरता में मतलब स्त्री है, महिला है, और पुरुष की साक्षरता में जो अंतर है वो सबसे अधिक राजस्थान में 27.1% है और झारखंड में 21.4% है। तो सबसे अधिक स्त्री पुरुष साक्षरता का जो अंतर है वो राजस्थान में है, दूसरे नंबर पे झारखंड है। न्यूनतम साक्षरता अंतर मेघालय में 3.1% है, स्त्री पुरुष लगभग बराबर पढ़े हैं, साक्षर है। कितना अंतर आएगा? 3.1% का। मिजोरम केरल में भी अंतर ज्यादा नहीं है, दक्षिण भारत के राज्य केरल तो वैसे भी पढ़ाकू वाला क्षेत्र है तो 4% है। उच्च साक्षरता सरचिप जिला है, उच्च साक्षरता वाले जिले 2011 में सरचिप मिजोरम का है 98.76%, अजावल केरल का है 98.50। तो सरचिप जरूर याद रखिएगा, दोनों जिले, अजावल भी याद करिएगा, महत्वपूर्ण है। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? अलीराजपुर उत्तर प्रदेश का है जो सबसे अधिक न्यून साक्षर है 37.22%। बीजापुर छत्तीसगढ़ का है 41.58। परिवारों में शैक्षणिक स्थिति के संदर्भ में 2011 में 24 सितंबर 2015 को यह रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट देखते हैं। परिवार की शैक्षिकता की बात हो रही है। ऐसे परिवार जिनमें कम से कम 1 से 15 सदस्य हो, 1 से 15 सदस्य अधिक उम्र का है, मतलब 1 सदस्य गलत पढ़ा है। ऐसे परिवारों की कुल संख्या जिसमें कम से कम एक सदस्य 15 वर्ष से अधिक उम्र का हो, ऐसे परिवारों की संख्या जो है 24.83 करोड़ है। एक सदस्य कम से कम मैट्रिक या इससे अधिक शिक्षा प्राप्त किया हो, इतना 12.29 करोड़ परिवार ऐसे परिवार है, संख्या नहीं, परिवार। जिसमें कम से कम एक सदस्य स्नातक या इससे अधिक शिक्षा प्राप्त करी हो, 4.14 करोड़ है। अनुसूचित जनगणना के आंकड़ों को देख लीजिए। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार संख्या देख लीजिए 20.137 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का कितना है? 16.6%। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति जो है उसकी 10 की वृद्धि कितनी रही है? 20.8% रही है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहां पे है? तो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे है मिजोरम में, सबसे अधिक अनुसूचित। कितनी? 16.6% है। वृद्धि कितनी रही? 20.8 अनुसूचित एससी की। आगे एसटी का भी देखेंगे। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिशत वाला राज्य, सबसे अधिक एससी जाति प्रतिशत कहां पे है? तो पंजाब में है 31.9% और न्यूनतम मिजोरम में है, यह भी ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, निकोबार द्वीप समूह में किसी भी अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। कहां कहां? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, निकोबार में कोई अनुसूचित जाति नहीं है। अनुसूचित जाति का जो एससी का लिंगानुपात है 945 रहा है 2011 में। शीर्ष अनुसूचित जाति संख्या वाले राज्य एससी की जनसंख्या में शीर्ष जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा।
इस प्रकार देश में अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति की जो प्रतिशतता है दोनों मिलाकर 25.2 है, जिसमें एससी जो है 16.6% है, एसटी कितना है 8.6% है। विकलांग की जनसंख्या अगर देखा जाए तो 2.21% व्यक्ति विकलांग से ग्रसित थे। दिव्यांगता लिखना चाहिए, लेकिन 2014 में मोदी ने शब्द दिया तो फिर यहाँ पे विकलांग शब्द लिखा जाएगा। सबसे अधिक 2.21% जो है विकलांग है इस समय। धर्म आधारित जनगणना 25 अगस्त 2015 को जारी की गई। हिंदू जनसंख्या जो है 96.63 करोड़ है, जिसका आबादी में 13.88 करोड़ की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 13.88% की वृद्धि दर्शाई है हिंदू आबादी ने। हिंदुओं का लिंगानुपात 939 है 1000 में। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है 95.17% है। फिर उड़ीसा में है 93.93% है। न्यूनतम हिंदू जनसंख्या मिजोरम में है 2.75 हिंदू रहते हैं। लक्षद्वीप में 2.77 रहते हैं। मुस्लिम जनसंख्या 17 करोड़ 22 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 14.2% होता है। इनकी 10 की वृद्धि जो है 10 की है, ये वृद्धि है 24.6 रही है। सिर्फ मुस्लिम जनसंख्या वाला राज्य लक्षद्वीप है, 96.58% लोग रहते हैं। जम्मू कश्मीर में 68.31% रहते हैं। न्यूनतम मुस्लिम आबादी मिजोरम में है 1.35% है। ईसाइयों की जो संख्या है 2 करोड़ 78 लाख है, तीसरे स्थान पर आते हैं। सबसे अधिक ईसाइयों की संख्या कहाँ है? नागालैंड में 87.93% ईसाई जो है नागालैंड में रहते हैं, 2 करोड़ 78 लाख। सिख की संख्या 1.2 करोड़ है, सबसे अधिक संख्या पंजाब में है। तो इसमें जैन धर्मावलंबी लगभग भारत में 45 लाख हैं 2011 के अनुसार। सबसे अधिक जनसंख्या जैनों की कहां पे है? महाराष्ट्र में है। ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के आंकड़ों को देखेंगे जरा सा हम लोग। देश में शहरी जनसंख्या के आंकड़ों में 9.8 करोड़ की वृद्धि हुई है शहरी में, जबकि ग्रामीण जनसंख्या में 9.08 की वृद्धि। ग्रामीण में 9.08, शहरी में 9.10 की वृद्धि हुई है। 08 है, शहरी में ज्यादा हुई है। इस प्रकार ग्रामीण जनसंख्या में 12.22% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये करोड़ में है, ये प्रतिशत में है। खैर बाड़ी और घटना चक्र ने 31.8 ही लिखा है ये, तो आप 31.8 ही करिएगा। बाकी अगर कोई संशोधन होगा तो इस पर अंडरलाइन हम कर ले रहे हैं PDF में, इसको हम ध्यान से देख के आपको कमेंट में बता देंगे। बहरहाल बाड़ी में जो है ये 31.8% ही दिखा रहा है। चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ है, क्योंकि बैठ के पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा थोड़ा सा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। बाकी डेटा में कोई कमी नहीं है, डेटा सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। 18.63 मिलियन है। उसके बाद सबसे ज्यादा ग्रामीण उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहां पे है? तो हिमाचल प्रदेश में 90%, फिर बिहार में प्रतिशत ज्यादा है, 1 है, 2 है, फिर आसाम में है, प्रतिशत है ये सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पूछे तब आप हिमाचल प्रदेश बताएंगे, जनसंख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम, मिजोरम, गोवा। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु है। सबसे अधिक गोवा है, फिर मिजोरम है, फिर तमिलनाडु है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या देखेंगे तो सिक्किम में है, फिर मिजोरम में है, फिर गोवा में। ये प्रतिशत बता रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा है, फिर मिजोरम है, फिर तमिलनाडु है। सर्वाधिक जनसंख्या 62.2% है। 52.1 मिजोरम में है, तमिलनाडु में 48.45 लोग शहरी लोग हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है, 13.47 मिलियन है, फिर उत्तर प्रदेश में है, फिर तमिलनाडु में है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है। ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात क्या है भारत का? भारत का लिंगानुपात 943 है, ग्रामीण का 949 है, शहरी का 923 है। ये पहले भी ऊपर आप डिटेल में देख चुके हैं। भारत में नगरीकरण, ऐसे क्षेत्र जहां नगर पालिका समिति, नगर पालिका, नगर निगम, कैंटनमेंट बोर्ड है, स्थानीय निकाय हैं, उन्हें वैधानिक नगर कहा जाता है। इन्हें प्रथम श्रेणी का जनसंख्या नगर भी कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र जहां न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो
पुरुषों की मुख्य कार्यकारी जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि कार्य में लगा हो। जनसंख्या कितनी हो 5000 और गैर कृषि में लगा हो, मतलब उद्योग में काम कर रहा हो, बाहर काम कर रहा हो, 75% होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, उस क्षेत्र का जनघनत्व तो कम से कम 400 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना आवश्यक है, तब उसको जनसंख्या नगर कहा जाएगा। ये तीनों चीज, एक तो 5000 जनसंख्या हो, 75% जो पुरुष है गैर कृषि कार्य में लगे हो, कृषि में ना लगे हो, 400 प्रति व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर वहां का घनत्व हो, तो जनसंख्या नगर की श्रेणी में आएगा। वैधानिक नगर 2011 के अनुसार 4041 है, 242 की वृद्धि हुई है 2011 से। जनगणना नगर 2994 है, जिसमें 2532 की वृद्धि देखी गई है। कुल नगर 7935 है, नगरीय संकुल 475, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 468 नगरीय संकुलन, नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुलन या नगरों की संख्या उत्तर प्रदेश में है जो 64 है। सर्वाधिक नगरीय संकुल जो है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर है। 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार देश में 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 470, कितने से 1 लाख से अधिक अगर संख्या की बात करें तो 497 है शहर। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इनकी संख्या देखी जाएगी। आइए आगे देखते हैं। 2011 में 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगरीय जो संकुल हैं उनकी कुल संख्या 44 है, जबकि 40 लाख से अधिक देखेंगे आप तो उनकी जो संख्या है उसमें मेन जो आते हैं, जैसे बृहत मुंबई है 18.40 मिलियन है, फिर दिल्ली है 40 लाख से अधिक में, ठीक है, कोलकाता है, इतनी संख्या है। ये देखिए ये 18 दशमलव लिखा है, दशमलव लगा दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो बृहत मुंबई है 40 लाख से अधिक, दिल्ली है और कोलकाता है, ये सब 40 लाख से अधिक है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल 53 नगरीय संकुल हैं। 10 लाख से अधिक 53 नगरीय संकुल हैं, जिसमें सबसे अधिक और नगरों में सर्वाधिक संकुलन उत्तर प्रदेश केरल के साथ है। देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 7 हैं, इन 53 में से सबसे अधिक यूपी में है 7, जिसमें कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद 7 है। ये 53 नगरीय संकुलों में। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है उनको मेगा सिटी कहा जाएगा, जिसमें बृहत मुंबई 8.41 मिलियन, दिल्ली 6.31 मिलियन, कोलकाता 14.11 मिलियन है। ये सब 1 करोड़ से ऊपर वाले हैं। देखिए यहां पे मैंने क्लियर किया है 40 लाख से अधिक 9 है, 10 से 40 लाख के बीच 44 हैं। सभी महानगरों की संख्या, संकुलों की संख्या 53 आप पहले भी देख चुके हैं। विश्व में नगरीकरण देखिए, विश्व में नगरीकरण को जरा जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं। हांगकांग, मकाऊ, मोनाको, नौरू, जिब्राल्टर, बरमूडा, कुवैत, ये सब 100% वाले हैं। हांगकांग, मकाऊ, मोनाको, नौरू, जिब्राल्टर, बरमूडा, कुवैत, ये सभी 100%। कतर 99.1% है, बेल्जियम 98% है। न्यूनतम देख लीजिए, टोकेलाऊ है, बेलिस है, फ्यूटाना है, ये 0% नगरीकरण है। मांटे सैराट है 9.1%, ये न्यूनतम नगरीकरण विश्व का है। विश्व में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भारत में है, कितना है तो इसको आप काउंट कर लीजिएगा। चीन में मात्र इतनी है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, भारत में, फिर चीन में, फिर पाकिस्तान में। एशिया के सर्वाधिक 89 करोड़ 32 लाख 72 हजार भारत में है, इसको देख लीजिएगा। एशिया के 3 सबसे नगरीकृत हैं तो सिंगापुर, हांगकांग, मकाऊ, कुवैत, ये 100% है। कतर 99.1 है। इजराइल जो है वो, इजराइल ऐसे लिखते हैं 99.6% है। 3 मतलब 1 2 3 100% वाले में तो सिंगापुर, हांगकांग, मकाऊ, कुवैत सब आ जाएंगे। अफ्रीका के 3 सबसे नगरीकृत कौन से हैं? रियूनियन 99.6 है, गैबन है 89.4 है और पश्चिमी सहारा 86.7 है। यूरोप का सर्वाधिक नगरीकृत मोनाको और जिब्राल्टर है, 100% है। उत्तरी अमेरिका के सर्वाधिक नगरीकृत बरमूडा 100% है। बाकी दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत उरुग्वे है 95.3%। विश्व में सर्वाधिक नगरीकरण 82 देश जो है, 82 देश नहीं
82% है ये। उत्तरी अमेरिका में है, लैटिन अमेरिका में 80.7% है, यूरोप में 74.5% है। ठीक है, ये 82 दशमलव कुछ है शायद, लेकिन 82.5 शायद है, लेकिन आप 82 याद कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा। सबसे अधिक नगरीकरण अगर आप कॉन्टिनेंट के वाइज देखेंगे विश्व में, महाद्वीप के अनुसार सबसे अधिक उत्तरी अमेरिका का है, उसके बाद लैटिन अमेरिका है, उसके बाद यूरोप है, उसके बाद ओशिनिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला और वहां के द्वीपों वाला। एशिया 49.9% है, डेटा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी सही है। अफ्रीका 42.2 है। सार्क देशों में सबसे अधिक देखिए, पहले भूटान है 40.9, बांग्लादेश 36.6 है, मालदीव 39.8 है, पाकिस्तान 36.6 है, भारत 34% है। ठीक है, अफगानिस्तान भी देख लीजिए, श्रीलंका भी देख लीजिएगा, नेपाल भी देख लीजिएगा, ये सार्क देशों का नगरीकरण है। भारत का जो नगरीकरण है कितना है? 34%, पाकिस्तान से कम है 36.6, ध्यान रखिएगा। वैश्विक नगरीकरण है 53, पूरा विश्व का अगर नगरीकरण अगर हम निकालें 53.3% आएगा। 2050 तक 49.4% तक पहुंचने की प्रत्याशा की जा रही है। विश्व के प्रमुख क्षेत्र नगरीय जनसंख्या का औसत 2015 से 2020 के बीच परिवर्तन। एशिया में कितना परिवर्तन आया है? औसत वार्षिक 2.16, अफ्रीका में 3.58, यूरोप में 0.35, लैटिन अमेरिका में 1.30। जो जितना डेवलप होता जाएगा उसमें उतना कम आता जाएगा। जैसे उत्तरी अमेरिका है 0.95 है, ओशिनिया है 1.42 औसत वार्षिक अंतर आया है। उत्तर प्रदेश की जनगणना को जब आप देखेंगे तो कुल जिले जनगणना में 71 थे, अभी वर्तमान में 75 हैं। कुल जनसंख्या कितनी है? 19.98 करोड़। पुरुषों की संख्या कितनी है? 10.448 करोड़, 9.533 करोड़ महिलाएं हैं। 10 की वृद्धि 20.22 देखी गई, जो 15वां राज्य है, जिसमें 13 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए हैं। घनत्व जो है 829, लिंगानुपात 912 है, जो कि 26वां राज्य है। साक्षरता 67.7 है, पुरुष साक्षरता 77.3 है। तो साक्षरता जो वृद्धि दर देखी गई है 2001 में 53.36 थी, 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? ये 67.7 है। कितनी है? 67.67 है यूपी की। 0 से 6 वर्ष के बीच जो बच्चे हैं, बाल वर्ग हैं, उनका लिंगानुपात 902 है। चीन, अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया के बाद अगर देखा जाए तो भारत 5वें नंबर पे जनसंख्या में आता है। नगर निगम क्षेत्र आबादी के हिसाब से 3 बड़े नगर हैं, लखनऊ, फिर कानपुर, फिर गाजियाबाद। ये ध्यान रखिएगा, भारत की जनसंख्या तो सबसे ज्यादा है, चीन की भी ज्यादा है, तो चीन से कम है, भारत से कम है, इंडोनेशिया से कम है। अगर भारत को भी देखा जाए, इसमें भारत को भी ऐड कर लिया जाए, मतलब 4 देश ऐड किए जाए, तो 5वें स्थान पर 5वां देश बन जाएगा उत्तर प्रदेश जनसंख्या में। सर्वाधिक आबादी इलाहाबाद की है, फिर मुरादाबाद की है, फिर गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ की है। सबसे कम आबादी वाला है महोबा, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर। क्रम से लगे 1 2 3 4 5 आप लिख लीजिएगा। सर्वाधिक आबादी पुरुष कहां पे है? तो इलाहाबाद में है, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ आप पढ़ लीजिएगा। सर्वाधिक महिला आबादी इलाहाबाद में है, आजमगढ़, जौनपुर में है। 0 से 6 वर्ष की सबसे अधिक आबादी इलाहाबाद में है, फिर मुरादाबाद में है, फिर सीतापुर में है। शीर्ष 10 की वृद्धि जो हुई गौतम बुद्ध में हुई है 49.1%, फिर गाजियाबाद में हुई है 41.3%। 10 की वृद्धि है आबादी में, जनसंख्या में। उसके बाद श्रावस्ती का तीसरे नंबर पे। न्यूनतम 10 की वृद्धि कानपुर की है 9.9, फिर हमीरपुर की न्यूनतम है, फिर बागपत की न्यूनतम है। 1 2 3 सभी क्रम से लिखे हैं, तो क्रम कर लीजिएगा आप लोग। जनघनत्व के हिसाब से उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है, जबकि भारत का 382 है। गाजियाबाद का सबसे अधिक जनघनत्व है 3971 है, फिर वाराणसी का 2395, फिर लखनऊ का 1816, फिर संत कबीर नगर 1555 है। जनघनत्व के हिसाब से देख लीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व ललितपुर का है 242, सोनभद्र दूसरे नंबर पे आएगा, फिर उसके बाद हमीरपुर, फिर महोबा, देख लीजिएगा, यह क्रम है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.7% है, पुरुष साक्षरता जिसमें 77.3 है, महिला साक्षरता 57.2 है। राष्ट्रीय औसत से 5.3 कम है, 73 है ना,
73 है जो राष्ट्रीय औसत है, उससे कितना कम है, 5.3% कम है। 2001 से 11 के दौरान 11.34% की वृद्धि देखी गई है जनसंख्या साक्षरता में। सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है, 80.12 है। कानपुर नगर है, 79.71% है। न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती की है, 46.474 है। फिर बहराइच है, फिर बलरामपुर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले गौतम बुद्ध नगर है, पुरुष साक्षरता में, फिर औरैया, फिर इटावा। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती में है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर है, फिर लखनऊ है, फिर गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम महिला साक्षरता श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, राष्ट्रीय औसत से कितना कम है, 943 से 31 कम है। 2001 में जो यूपी का लिंगानुपात था वो बढ़कर 912 हो गया। कितने की वृद्धि दर्शा रहा है, 14 का। 898 से 912 हुआ 2001 से बढ़कर। शीर्ष लिंगानुपात जौनपुर का है यूपी में 1024, फिर आजमगढ़ का 1019 है। देवरिया 1017 है, प्रतापगढ़ 998 है, सुल्तानपुर हमारा है घर है तो 983 है। न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का 851 है, बागपत हमीरपुर का 861 है। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या 22.3% है, जो शहरी जनसंख्या 77.7, ग्रामीण जनसंख्या जो है 77.7% है। ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा और मेरठ, इसको ग्रामीण कर लीजिएगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अगर देखेंगे तो गाजियाबाद में है, फिर लखनऊ, फिर कानपुर। लेकिन यहां पे एक चीज और देख लीजिएगा, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां है, गाजियाबाद में, और प्रतिशत भी गाजियाबाद में आप देख रहे हैं आगे, प्रतिशत भी सबसे अधिक कहां पे है, गाजियाबाद में है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती में है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य श्रावस्ती है, फिर कुशीनगर, महाराजगंज, आगे आगे सुल्तानपुर आ जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिला कौन सा है, इलाहाबाद है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या इलाहाबाद में है, फिर आजमगढ़ में है, ये क्रम याद रखिएगा। फिर जौनपुर, सीतापुर, फिर गोरखपुर। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में है, उसके बाद महोबा में, हमीरपुर, चित्रकूट है, तो ये याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित 80 वाली जनसंख्या वाला सीतापुर है, फिर इलाहाबाद, फिर हरदोई, फिर आजमगढ़। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत जो है कौशाम्बी में है, ठीक है, 72% है, 34.72% है। फिर सीतापुर 32.3% है। हरदोई जो है 31.4% है, 14% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला देख लीजिए, सोनभद्र है, अनुसूचित जनजाति, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, 1, 2, 3 और 4। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला बागपत है नंबर 1 पे, सबसे कम। फिर कन्नौज है, फिर कौन है, बदायूं है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला कौन सा है, सोनभद्र है। फिर ललितपुर, देवलिया, बरिया आएगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति संख्या प्रतिशत वाला जो है कन्नौज है, फिर बदायूं है, फिर बुलंदशहर है। और इसी के साथ जनसंख्या का लगभग सभी पॉइंट, सभी पहलू कवर किए जाए। तो 2023 तक यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, सभी एग्जाम आरओ हो, पीसीएस हो, उन सभी में 2023 तक पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हम लोग फटाफट करके एक एक देखते चलेंगे और देखेंगे कि क्या प्रश्न पूछा गया था, क्या उत्तर था। ठीक है, सभी कुछ देखते चलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, भारत में वर्तमान जनसांख्यिकीय संक्रमण सूचक है, आंशिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था का सूचक है। भारत का वर्तमान जो जनसांख्यिकीय संक्रमण है किसका सूचक है, आंशिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था का। ऐसी जनसंख्या प्रायः किन देश में मिलती है जिसमें उपयुक्त कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहां के संसाधनों का पर्याप्त विकास न हो पाया हो, उसको कहते हैं सकल जनाधिक्य। किसने कहा था कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है, एडवर्ड बीट ने कहा था। ये किसने कहा था, एडवर्ड बीट ने ये कहा था।
जनगणना 2011 के अनुसार कथन सत्य है, सिक्किम जो है एक 6,10,577 जनसंख्या इसकी है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन पूछे तो 64,429 जनसंख्या के साथ जो है लक्षद्वीप है। पूरे 121 करोड़ भारत में जो जनसंख्या है, अगर उसका आप प्रतिशत देखोगे तो लक्षद्वीप का कितना निकल के आएगा 0.01%, बल्कि उससे कम ही आएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है तो महाराष्ट्र की सबसे अधिक है। किसकी सबसे अधिक है? महाराष्ट्र की। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के बाद पूछा है। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। क्रम आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट चलना है, वन लाइनर है। भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात जो है 1000 से अधिक है तो केरल में अधिक है। केरल 1084 है। पुदुचेरी कितना है? 1037 है। यूपी पीएससी के लिए पढ़ना है तो उत्तर प्रदेश साथ में जरूर लटका लीजिएगा कि 912 है। 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? सर्वाधिक प्रतिशत पूछ रहा है, वो हिमाचल प्रदेश में है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या, जनों की संख्या उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का है, प्रतिशत है। तमिलनाडु, बिहार, सिक्किम, राजस्थान में किस राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम पाया गया है तो बिहार में। इन राज्यों में तमिलनाडु, बिहार, सिक्किम, राजस्थान में न्यूनतम किसमें है? बिहार में। न्यूनतम महिला साक्षरता दर बिहार है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है। बिहार 51.5% मात्र महिला साक्षरता है, जबकि राजस्थान में 52.01% महिला साक्षरता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां पे है तो केरल में है, 92.1% है महिला साक्षरता दर वहां पे। आगे आ जाइए, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश में किस राज्य में जनसंख्या का सबसे विरल बसाव पाया गया है? इन ऑप्शन के हिसाब से जम्मू कश्मीर आंसर होगा। जनसंख्या घनत्व तो भारत का 382 है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो दिल्ली का है, केंद्र और राज्य मिलाकर कितना है? 11,320 है। राज्यों में सबसे ज्यादा कितना है? 1106 बिहार का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, कितना है तो 17 है। 1 से 14 वर्ष के बच्चों की संख्या सर्वाधिक कहां पाई जाती है? एशिया में पाई जाती है। कॉन्टिनेंट वाइज प्रश्न रहा होगा, ध्यान रखिएगा। भारत में किस राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है? नागालैंड की है, निगेटिव में है। न्यूनतम क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पंजाब किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी तो केरल में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन क्या, वैसे भी केरल में सर्वाधिक कम थी। 2011 की जनगणना में भारत में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी थी? दादर नागर हवेली की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी। सबसे कम किसकी थी? नागालैंड की, ऋणात्मक थी। भारत में साक्षरता दृष्टि के हिसाब से 2011 के हिसाब से अवरोही क्रम लगाना है। सबसे साक्षर केरल है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है। 1, 2, 3, 4 क्रम यही है। 2011 की जनगणना के अनुसार अधोलिखित कथन सत्य है। भारत में निम्न साक्षरता दर बिहार में है। बिल्कुल सत्य कथन, तो ऐसे भी सत्य है ये। गंगा का मैदान, देखिए एक प्रश्न है, ये पूरा एक प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कथन दिया है, कारण दिया है, व्याख्या बताना है क्या सही है। गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन घनत्व वाला भाग है, बिल्कुल सही है। गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है, यह भी बिल्कुल सही है। सही दोनों है, लेकिन यहां जनसंख्या की बात कर रहा है, यहां नदी की बात कर दिया तो व्याख्या गलत हो गई। तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या क्या हो जाएगा? नहीं है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है तो पुदुचेरी में 1037 है। अगर यहां पे राज्य पूछ लेता तो केरल हो जाता फटाफट 1084। कितना है केरल का? 1084 हो जाता। अगर केंद्र शासित पूछ रहा है तो पुदुचेरी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। दशक पूछ रहा है और जनसंख्या की 10 की वृद्धि दे रहा है। 1971 से 81 में 24.66 की वृद्धि हुई है, सबसे ज्यादा हुई है। 1981 से 91 में 23.87 की वृद्धि की। 91 से 2001 में 21.54 की हुई थी। 5-4 बोलते हैं, 54 हम जल्दी के चक्कर में बोल रहे हैं। 2001 से 2011 के बीच कितनी? 17.7 घटाव हुआ है, लगातार घटाव हुआ है। आप देख रहे हैं यहां से लगातार घटाव होता चला आया है। आसाम, देखिए यहां पे ये प्रश्न जो दिया हुआ है, इसमें प्रश्न क्या था पहले ये समझ लीजिए कि आसाम, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में किसमें 2011 के अनुसार लिंगानुपात सबसे अधिक मिलता है। ठीक, अब यहां पे मैंने सामने लिंगानुपात लगा दिया। आसाम का 958 है, मिजोरम का 976 है, महाराष्ट्र का 929 है, तमिलनाडु का 996 है। तो सबसे अधिक किसका मिलेगा? तमिलनाडु का मिलेगा। कितना हो जाएगा? 996।
केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों में से किसमें कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नागालैंड में। परसेंटेज ऊपर दिखाए हैं तो ध्यान से वीडियो देखा होगा तो नोट्स सामने रख के ये करिए तो सही रहेगा। भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर संबंधित है मध्य प्रदेश से। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एसटी की जनसंख्या कहां है? मध्य प्रदेश में। भारत के राज्यों में मिजोरम, हरियाणा, गोवा तथा पंजाब में किसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? मिजोरम में। अनुसूचित जाति एससी की बात हो रही है। किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो जैन धर्म का सर्वाधिक समूह जो है वो क्या है? नगरीय है। भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक कहां पे है? अनुसूचित जाति एससी की बात कर रहा है, जनसंख्या की बात हो रही, प्रतिशत की नहीं, जनसंख्या। उत्तर प्रदेश। 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व तो कहां का है? दिल्ली का है, आपने देखा। वैसे बिहार का है। राज्यों में राज्य और केंद्र शासित मिला के दिल्ली है, राज्य पूछे तो बिहार है 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या साक्षरता सर्वाधिक है? स्त्रियों की तो लक्षद्वीप में स्त्रियों की केंद्र शासित में। वैसे केरल होगा अगर राज्य पूछे, केंद्र शासित पूछा है तो लक्षद्वीप हो जाएगा। एक वर्ष के दौरान संशोधित जन्म दर को कौन दर्शाता है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे शिशुओं की संख्या जो होती है संशोधित जन्म दर कही जाती है। भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि किस दशक में रही? तो 1961 से 71 के बीच रही। जननांगी संक्रमण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एफडब्ल्यू नोटेस्ट्रीन ने प्रतिपादित किया था। केरल उच्च साक्षरता का कारण क्या है? सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। इतना स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ऊपर पढ़ा चुके हैं तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। कॉपी सामने रखिए, ऊपर से आपने नोट्स बनाया होगा, यहां देखते चलिए और रिविजन करते चलिए। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा है आइसोपिकनिक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है सामाजिक विकास। जनसंख्या वितरण को, यह एक प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कथन दिया है, कारण दिया है, जनसंख्या का आकार और इसकी संरचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल उत्तरदायी है। उस व्यावसायिक समूह की प्रजननता जिसमें पत्नियां अधिक लाभकारी पेशों में लगी हैं। उस व्यवसायिक समूह की प्रजननता जिसमें पत्नियां अधिक लाभकारी पेशों में लगी हुई हैं कम होती हैं तुलना में उसी आर्थिक वर्ग में जहां ऐसा नहीं है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। कथन ये दिया है, देखिए ये एक प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कथन दिया है और कारण दिया है। 1951 में भारत ने अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है, बिल्कुल सही है। भारत के जननांकी इतिहास में 1951 को जननांकी विभाजक कहा जाता है, नहीं, गलत है, 1921 को कहा जाता है। ए सही है परंतु आर गलत है, सही है। वर्तमान में जन्मदर मृत्यु दर से संबंधित वर्तमान भारत की बात कर रहा है कि जन्मदर मृत्यु दर से संबंधित अधोलिखित कथन सत्य है। भारत में वर्तमान में जन्मदर और मृत्यु दर दोनों गिर रही है। सूची 1-2 को सुमेलित करना है। बिहार का जनघनत्व 1106 है, केरल का 860 है, उत्तर प्रदेश का 829 है, आंध्र प्रदेश का 308 है। भारत का कितना है? तो 382 है पूरे भारत का। ठीक है। जनसंख्या के आयुलिंग संगठन को, आयुलिंग संगठन मतलब हुआ 0 से जो मतलब 14 वर्ष, फिर 15 से 64 वर्ग, कहीं कहीं 60 लेते हैं विदेश, मतलब जो विकसित देश हैं, उसके बाद से 65 प्लस रख लेते हैं। तो ये जो आरोप निरूपित करते हैं इस आधार पर कहाँ पे भार ज्यादा है उसी को पिरामिड आरेख कहते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है पिरामिड बना लेना, उसी का आरेख बना लेना। अगला प्रश्न है कूट सुमेलित करना है। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जननांगी संक्रमण की अवस्था दी हुई है 1, 2, 3 और 4। तो यहां पे देखिए ये प्रथम अवस्था बीच में लिख उठा है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रथम अवस्था क्या होती है? उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, यहां पढ़ लीजिएगा। यहां पे द्वितीय देखो बीच में आ गया है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जो उधर हो जाना चाहिए था। तो द्वितीय अवस्था में क्या होगा? मृत्यु दर का ह्रास होगा, उच्च जन्म दर होगी, मृत्यु दर का ह्रास होगा। ये ऊपर हमने पढ़ा है 4 अवस्थाएं दी गई हैं, 4 के बाद एक बाद में जोड़ी गई जो 5 अवस्था हो गई। तृतीय अवस्था क्या कहती है? निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर। यहां पे आगे देख लीजिए चौथी अवस्था किसको कहते हैं? जनसंख्या में स्थिरता की अवस्था को चौथी अवस्था कहा जाता है। बस प्रथम, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चौथी अवस्था बीच में आ गया है, ये ध्यान में रखिएगा। 2011 की तुलना में वर्ष 2011 की जनगणना के अंतर्गत कितने नवीन जिलों के प्रशासनिक, मतलब 2001 से 11 के बीच
कितने नवीन जिलों के प्रशासनिक आंकड़े ज्ञात हुए हैं? तो 47। जनसंख्या 2011 के अनुसार देश में कुल कितने जिले हैं जनसंख्या के अनुसार? वैसे 797 संख्या बताई जा रही है, बाकी जनगणना होगी तो पता चलेगा। 15वीं जनगणना में देश में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि किस केंद्र शासित जिले की दर्ज की गई है? दादर नगर हवेली की। केंद्र शासित पूछा है, राज्य पूछता तो भी सही होता, राज्य है तो राज्य और केंद्र शासित दोनों में पूछा है तो दादर नगर हवेली बिल्कुल सही है। और न्यूनतम पूछता है तो नागालैंड। 2001 और 11 के दशक में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, नागालैंड आ तो गया प्रश्न। 15वीं जनगणना देश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर? कुरुंग में, अरुणाचल प्रदेश में की गई। 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में? तो लांगलेंग है नागालैंड का, वहां की गई है। 2011 से 2001 की तुलना में साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 8.66% की वृद्धि हुई है, ऊपर डेटा दिया गया है। योजना आयोग द्वारा 2011-12 में कितने राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में साक्षरता 85% से ऊपर करने का लक्ष्य था, जिसे 2011 की जनगणना में प्राप्त कर लिया गया। 85 से ऊपर 2011-12 में रखा गया था, लेकिन 2011 के जनगणना में प्राप्त हुआ। ऐसे 10 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जनगणना 2011 में कितने राज्यों की जनगणना बर्फ अवरुद्ध क्षेत्रों के रूप में की गई है? तो 3 राज्यों की जनगणना जो है बर्फ अवरुद्ध क्षेत्रों की तुलना में की गई है। जनगणना 2011 में किस विधि का उपयोग किया जाता है? एक्सटेंडेड डिफेक्टो का सिंक्रोमस होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। 2011 की जनगणना एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर इतना है। कहां पे? दिमांग घाटी में, यहीं जाना चाहिए, बहुत सारी जमीन वमीन मिल जाएगी अरुणाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.9% है, 68.9। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चलें। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में किस राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर कम है? तो आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय, भारत की जो साक्षरता दर है उससे कम आंध्र प्रदेश की है। इन राज्यों में भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, गोवा, जम्मू कश्मीर में कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या है? इन सब में तो पंजाब। महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल, गुजरात में किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है? केरल में। इन ऑप्शन में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व तो सबसे कम है? अंडमान निकोबार। यहां केंद्र शासित पूछा, अगर राज्य पूछ लेता तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता। जब जनसंख्या विशेषज्ञ जननांकी बोनस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु, मतलब जो 15 से 64 वर्ष की आयु है, खासकर 15 से 39 वर्ष, उसकी बात करता है, उसी को कहते हैं जननांकी बोनस। अधोलिखित कथन जो है वो जनसंख्या नीति के अनुसार सत्य है। 10 वर्षीय कार्य योजना का क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा दी जाए, विवाह एवं गर्भधारण का अनिवार्य पंजीकरण किया जाए, ऐसे पुरुषों के लिए विशेष पुरस्कार दिया जाए जो अंत्य परिवार, छोटे परिवार के नियोजन के उपायों का उपयोग करते हैं। भारत के बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों का जनघनत्व और वही क्रम क्या होगा? देखिए, बिहार का 1106 है, पश्चिम बंगाल का 1028 है, केरल का 860 है, उत्तर प्रदेश का उससे भी कम है 829। ये और वही क्रम, बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के संदर्भ में आरोही क्रम है। अरुणाचल प्रदेश देखिए 68.8% जो है सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति है एसटी, फिर मेघालय में है, फिर नागालैंड में है, फिर मिजोरम में है। जनगणना 2011 के अनुसार गृह सूचीकरण एवं आवासीय जनगणना की प्रश्नावली में कितने प्रश्न थे? तो 35 प्रश्न कुल थे, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है 912 है, बच्चों का 0 से 6 वर्ष की आयु का 902 है। लिंगानुपात के अनुसार भारत में 26वां राज्य है उत्तर प्रदेश, घटते क्रम में। एवं छत्तीसगढ़, मतलब हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किसमें शिशु लिंगानुपात 0 से 6 अधिक है? तो छत्तीसगढ़ में 969 है। यूपी का आप 902 देख ही रहे हैं। अधोलिखित कथन सही है, ये सही है सभी कथन। लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, सही है। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 वाला है। दादर नगर हवेली जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्शाया है, ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। भारत की गिनती जननांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि क्योंकि 15 से 64 वर्ष की आयु की जनसंख्या सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य
केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है दमन दीव में 618। देखिए प्रश्न राज्य केंद्र शासित दोनों पूछ रहा है, तब दमन दीव आ रहा है। चेन्नई, दिल्ली, बंगलौर, सूरत नगरों में मलिन बस्ती सर्वाधिक है। मलिन बस्ती सर्वाधिक दिल्ली में है। 2010-11 के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान में भारत के किस राज्य में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर हुई है? बिहार में। ठीक है, साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर बिहार। कथन कारण दिया है, एक प्रश्न है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, बिल्कुल सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल कितना है? 16.30%। पुरुष कितना है? 80.9, 64.6 है महिला। अंतराल पूछा है 16.30 है, घटा लीजिएगा, इसी में से सीधे आ जाएगा अंतराल, महिला पुरुष का अंतराल घटा लीजिएगा, आ जाएगा, वही आएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष या उससे अधिक आयु लोगों का प्रतिशत जो है 59.29% है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20 वर्ष से या उससे अधिक कितने हैं? 59.29। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला सर्चिप मिजोरम है, साक्षरता सर्वाधिक। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या? उत्तर प्रदेश है, 19.98 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और वही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं है। 2011 जनगणना सब है तो जनगणना नहीं पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो मुरादाबाद मिलियन शहर नहीं है, ऊपर आप देख चुके हैं। भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? नागालैंड में -58% हुई है, ध्यान रखिएगा। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है 2001 से 11 के मध्य, ऊपर आप देख चुके हैं। दशकीय न्यूनतम वृद्धि 17.7 रही है, इस बार तो घट गई है, सबसे कम है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में किसमें 2011 में न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई है? आंध्र प्रदेश में हुई है। भारत के जननांकी इतिहास का महाविभाजन वर्ष 1921 है, ध्यान रखिएगा। 2011 के आंकड़े के अनुसार अब भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। भारत में साक्षरता प्रतिशत कितना है? 73% है भारत का। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला है बिहार है। केंद्र शासित पूछ लेता तो दिल्ली होता, केंद्र शासित राज्य पूछ लेता तो दिल्ली हो जाता। सन 2011 की जनगणना के अनुसार केरल, तमिलनाडु, मणिपुर, मेघालय राज्यों में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या केरल में सर्वाधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। अधोलिखित सुमेलित हैं, ध्यान रखिएगा। जनगणना लिंगानुपात दिया है, 1951 में 946 थी, 71 में 930, 91 में 927, 2011 में 943। ठीक है, अच्छा खासा वृद्धि हुई। अच्छा, इनका अंतर भी देख लीजिएगा, कितना अंतर आ रहा है दोनों में, ये पूछा जाता है कई बार। भारत के किस संघ शासित राज्य में स्थित साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है? तो लक्षद्वीप में। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रजनन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे शून्य जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जब कुछ हो ही नहीं रहा तो शून्य हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम थी? 65%। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में किस राज्य की मृत्यु गणना की शुरुआत की है? ध्यान रखिएगा, मृत्यु गणना कर्नाटक ने शुरू करी है। जनसंख्या पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में पाया जाता है? तो 0 से 14 वर्ष के जो लोग होते हैं वो आश्रित होते हैं, जनरल सी बात है। इसमें आश्रित जो पूछा था ना, 2 लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो 0 से 14 वर्ष आश्रित होता है, दूसरा 65 से प्लस वाले भी आश्रित होते हैं। हालांकि इनको दोनों को आश्रित में रखा जाना चाहिए, लेकिन जब पेंशन चल रही थी तो आश्रित नहीं थे। जननांकी लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? कुशलता विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किसका है? मिजोरम का है। स्त्री साक्षरता में केरल पहला, फिर मिजोरम है। भारत में जनगणना वर्षों में किस वर्ष में सर्वाधिक प्रतिशतता का बदलाव अंकित किया गया है?
तो 1971 में 24.66 सबसे अधिक। भारत के महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश, झारखंड राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है? झारखंड में कितना है? 949। केरल में 1084 लिंगानुपात, पुदुचेरी में 1037, ध्यान रखिएगा, लेकिन इनमें से पूछा है ऑप्शन के हिसाब से। 2011 जब तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तो तमिलनाडु है, 996 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरल राज्यों में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। केरल में शिशु जनसंख्या। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक स्थिरता प्राप्त कर ली जाए, अब लक्ष्य बना दिया गया है 2070 तक। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का 30.8% है। ध्यान रखिएगा, 0 से 14 वर्ष कितना है? 30.8 है। जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय, मिजोरम, केरल और नागालैंड में भारत में किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम अंतर है? स्त्री पुरुष साक्षरता जो है सबसे कम जो अंतर है मेघालय में है 3.1। किस राज्य की जनगणना में भारत में लिंगानुपात 946 था? तो 1951 में था। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। राज्य पूछा है, राज्य पूछा है, केंद्र शासित नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है, जनसंख्या घनत्व तो बढ़ ही रहा है जब जनसंख्या बढ़ रही है। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर। प्रभावित साक्षरता दर जो गणित की जाती है या निकाली जाती है वो 7 वर्ष से ऊपर निकाली जाती है, ध्यान रखिएगा। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिशत 17.70 था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर 2.4 है, जबकि 2018 में 2.2 है। ध्यान रखिएगा, 11 के अनुसार 2.4 और 2018 में 2.2। 15वीं जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ब्रिटिश काल की आधुनिक प्रणाली की पहली जनगणना 1872 में मेयो के काल में हुई, बाद में 1881 से इसको 10 वर्षीय कर दिया गया रिपन के काल में। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद किस नंबर की जनगणना है? तो 7वीं, स्वतंत्रता के बाद, वैसी 15वीं जनगणना है। किस अधिनियम के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है? अधिनियम 1948 अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार को सौंपा गया है। शिशु लिंगानुपात CSR क्या है? यह जनसंख्या में 0 से 6 समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु में स्त्रियों की संख्या, मतलब जिस आज में बच्चे हैं उसी बच्चों की बच्चियों की संख्या को देखा जाता है। भारतीय जनसंख्या अपने संक्रमण के लिए किस काल में जनसंख्या विस्फोट को प्राप्त हुई? तृतीय अवस्था 1951 से 81 के दशक में। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से संसार में सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में 1749 में कराई गई। किस जनसंख्याविद ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत माल्थस ने किया था? माल्थस के अनुसार किसी क्षेत्र में वृद्धि किस गति से होती है? गुणोत्तर से। आजीविका जो होती है वो समांतर क्रम से चलती है, लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि है गुणोत्तर 2, 4, 8, 16 इस तरह चलती है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घकालीन अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जननांकीय संक्रमण कहते हैं। 5 अवस्था होती है, पहले 4 होती थी, बाद में एक अवस्था बढ़ा दी गई, तो कितनी हो गई? 5। जननांकीय संक्रमण के प्रतिपादक कौन थे? W.S. थॉम्सन थे, F.W. नोटस्ट्रीन थे। जननांकीय संक्रमण की 5वीं अवस्था के प्रतिपादक क्लोलिन क्लार्क थे, यही 5वीं है। 4 तो इन्हों लोगों ने, नोटस्ट्रीन वगैरह ने किया था। जननांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था जननांकीय अपर्दन जातीय संहार की है? तो 5वीं। भारत की जनसंख्या जननांकीय संक्रमण के लिए किस अवस्था में है? तो 3री अवस्था में भारत इस समय है जननांकीय संक्रमण के अपने। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। ए सही है, आर गलत है। आर तो वैसे अपरिवर्तित क्या रही है? परिवर्तित तो रही है। देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत 25 वर्ष से कम आयु के लोगों का है? तो 54%। जनगणना 2011 के अनुसार कुल आबादी में 0 से 4 वर्ष आयु के समूह और 60 आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी? देखिए 0 से 4 वर्ष 9.3 और 60 वर्ष का 8.6 है।
2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में लिंगानुपात कितना सुधार हुआ है? 10 अंक का। 33 थी 43 हो गई। 2001 में 0 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर 919 है 2011 के अनुसार। 2011 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है बच्चों का 972, फिर मिजोरम 70, फिर मेघालय 970। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का न्यूनतम लिंगानुपात वाले 2 राज्य कौन से हैं? हरियाणा और पंजाब। चलिए 1 मिनट वीडियो रोक लें, पानी वानी पी लिया जाए, फिर चला जाए आगे। आगे देखिए, निम्नतम 5 लिंगानुपात वाले केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित कौन है? क्रमशः है, ध्यान रखिएगा कि दोनों का पूछ रहा है, राज्य भी है और केंद्र शासित भी है, दोनों को ऐड करके। दमन दीव 618 है, दादर नागर हवेली 774 है, चंडीगढ़ है, फिर दिल्ली है। ये न्यूनतम 5 लिंगानुपात दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ऊपर भी पढ़ा चुके हैं। 2001 की तुलना में 2011 में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में कितनी कमी हुई है? तो 8 की हुई है, 927 से 919 हुआ है, 8 की कमी। स्वतंत्रता के उपरांत 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी किस दशक में हुई है? 91 से 2001 में कितना? 18 हुई थी। 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। 2001 से 11 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य में सर्वाधिक कमी? जम्मू कश्मीर में। किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई है? तो 1991 से 2001 के। वर्तमान में 2011 कुल कितने लोग साक्षर हैं? वर्तमान पूछ रहा है तो 76.34। जनगणना के अनुसार पूछता तो 73 हो जाता। साक्षर स्त्रियों की संख्या वर्तमान में 2011 में कितनी है? 32.88। 1951-2011 में स्त्री साक्षरता कितने प्रतिशत थी? 1951 में 8.86% थी, 2011 में बढ़कर 64.6% हो गई। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? 23.7% है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री साक्षरता सबसे कम है? बिहार में 51.5, ऊपर भी आप पढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में सब सही है। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति 1000 जनसंख्या तक करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 है, उसको 2.1 करना है। निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि राजस्थान में हुई है, 99। क्या पूछ रहा है? निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि 2001 से 11 के दशक में किस राज्य में? तो राजस्थान में है। 2001 से 11 के दशक में निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई है? उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक वृद्धि कहां पे? राजस्थान में। सबसे कमी कहां पे? उत्तर प्रदेश में। देश में किस प्रकार के विकलांग व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है? तो दृष्टि विकलांग। दृष्टि विकलांग, हम लोग विकलांग नहीं है, हालांकि दृष्टि विकलांग नहीं है, चश्मा लगना दृष्टि विकलांग नहीं है। 2011 की जनगणना किस राज्य में विकलांगों की संख्या सर्वाधिक थी? उत्तर प्रदेश में। नहीं तो हम लोग जाके ले लेंगे कि नहीं विकलांग है दृष्टि, ये विकलांग नहीं है। मेरा तो बहुत कम है पॉइंट, वो तो ये बोर्ड वोर्ड पे काम करना पड़ता है तो लगा लेते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है। 15वीं जनगणना के धर्म आधारित आंकड़े कब जारी किए गए? तो 25 अगस्त 2015 को जारी किए गए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस धार्मिक समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है? हिंदुओं की। भारत में हिंदू धर्मावलंबियों की कुल जनसंख्या कितनी है पूछ रहा है, ठीक है। 79.8% है, जिसको बनता है 96.63 करोड़। 2001 से 11 के दौरान हिंदू आबादी में कितनी वृद्धि हुई है? 13.88 करोड़ की वृद्धि हुई है। हिंदुओं की 10 की वृद्धि 16.8 पाई गई है। जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक? हिमाचल प्रदेश में 95.17% हिंदू रहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार चयनित आय समूह में जनगणना की प्रतिशतता अधोलिखित सारणों में दिया गया है। जैसे देखिए जरा, ये दिया है 0 से। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, वीडियो में ऊपर एक चीज हमने गलत बोल दिया था। जिनकी आयु निश्चित नहीं है वो 0.4% है, जिनकी आयु निश्चित नहीं है। 100% में 121 करोड़ की जनसंख्या में 0.4% हमने 0 से 4 बोल दिया है।
तो कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि ये पढ़ना है, समझाना होता तो आदमी अपने मन समझाता है। यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से सहारे से चल रहा है ना, तो दिमाग भी वैसे ही हो जाता है, ब्लंट हो जाता है कि पीडीएफ तो सामने है ही है, क्यों दिमाग लगाना। 0 से 4 9.3% टोटल जनसंख्या में, ध्यान रखिएगा सभी प्रतिशत है। 5 से 9 वर्ष 10.5 है, 10 से 14 11 है, 15 से 59 60.3 है, 60 से प्लस 8.6 है। अगर इनको आप जोड़ेंगे तो 0.4 बचेगा, उनकी आयु निश्चित नहीं है। ध्यातव्य है कि मणिपुर के सेनापति जिले के माओ मारम, पाओ माता, पुरुल, ये उप संभाग के आंकड़े 2011 की जनगणना में सम्मिलित। हाँ तो चलते हैं, देखिए ये गलत लिख उठा है, ये कुछ गड़बड़ है डेटा, इसको आप परसेंट निकाल दीजिएगा, लेकिन ये सही लिखा है। 28.2 करोड़ जो थे वो शहरी क्षेत्रों में थे, और 82.06% यानी 68.40 करोड़ जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे थे। ये परसेंट सही है, वो वाला गलत था तो उसको मैंने काट दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि वाला धार्मिक समुदाय है तीव्र गति से मुस्लिम। 2011 में मुस्लिम 10 की वृद्धि कितनी थी? 24.6 थी। 2011 में कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या के प्रतिशत हिस्से में कितने प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि हुई है? तो 0.8%। जनगणना 2011 के अनुसार मुस्लिम समुदाय की कुल आबादी कितनी है? 17.22 करोड़, जबकि हिंदुओं की 96 करोड़। 2001 से 11 के दौरान देश में मुस्लिम जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2001 से 11। ठीक है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक लिंगानुपात धार्मिक समुदाय कौन है? ईसाई है, 1023 है। सबसे अधिक किस समुदाय में? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसमें ईसाई का 1023 है। जनगणना 2011 के अनुसार वह कौन सा 2 धार्मिक समुदाय है जिनकी 10 की वृद्धि के दौरान अपरिवर्तित रही? ईसाई और जैन की अपरिवर्तित रही। देश में सर्वाधिक प्रतिशत ईसाई जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड। ये पहले भी आप देख चुके हैं, 4-5 बार आ गया। किस राज्य में सर्वप्रथम ईसाई धर्म के लोग रहते हैं? बिहार में। सबसे कम ईसाई धर्म के लोग बिहार में। किस धर्म के लोगों का लिंगानुपात सबसे कम पाया जाता है? तो सिखों का 903 है, 1000 पे। सिखों की सबसे अधिक आबादी कहां निवास करती है? तो पंजाब में। जनसंख्या की दृष्टि से बौद्ध समुदाय का किस स्थान पे आते हैं? तो 5वें, सबसे पहले हिंदू आते हैं, ऐसे 5वें स्थान पे बौद्ध। बौद्ध समुदाय की 10 की वृद्धि कितनी है? 6.1। देश में सबसे कम आबादी किस धार्मिक समुदाय की है? जैन की है। किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम 10 की वृद्धि 2011 में थी? जैनों की थी। 2011 की तुलना में शहरी जनसंख्या के अनुपात में कितने प्रतिशतांक की वृद्धि हुई है? शहरी जनसंख्या के अनुपात में 3.4। अंतिम रिपोर्ट 2011 के अनुसार देश की कुल ग्रामीण तथा शहरी 10 की वृद्धि क्रमशः कितनी रही है? देश की कुल वृद्धि 17.7 रही है, ग्रामीण की 12.3 रही है, शहरी की 10 की वृद्धि 31.8 रही है। ध्यान रखिएगा, कुल का बताना है, ग्रामीण का बताना है, शहरी का बताना है। 2011 के 1 से 11 के दशक में शहरी जनसंख्या में वृद्धि दर पूर्व दशक वृद्धि दर की अपेक्षा कितना अंतर था? तो +0.3। शहरी जनसंख्या में पूछ रहा है तो 0.3% वृद्धि। वर्ष 2011 के ग्रामीण जनसंख्या में के अनुपात में कितनी कमी आई है? तो 3.39% की कमी आई है, यह आप देख लीजिएगा। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या और प्रतिशतता किन राज्यों में पाई जाती है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है, प्रतिशतता आप देखेंगे तो 62.2 है गोवा में। शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य है सिक्किम, शहरी 153.4%, बूम कर गया। सर्वाधिक शहरी ग्रामीण लिंगानुपात कौन सा है? सर्वाधिक शहरी केरल में है और ग्रामीण भी केरल ही है, दोनों में केरल ही है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र दमन दीव, ये कई बार आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? शहरी शिशु जनसंख्या उत्तर प्रदेश, पूछा गया प्रश्न है। सर्वाधिक शिशु शहर में रहते हो तो उत्तर प्रदेश। जनगणना 11 के अनुसार पंजाब तमिलनाडु में से किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम? केरल, पहले भी देख चुके हैं, 12 प्रति 1000 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण अनुपात किस राज्य में है?
मतलब ग्रामीण प्रतिशतता कहां पे है सबसे अधिक, तो हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात नागालैंड में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड जरा प्रश्न देख लें, दोनों में अंतर है क्या, कोई गड़बड़ है कुछ। सर्वाधिक शहरी शिशु जनसंख्या है, अच्छा, और ये जनसंख्या लिंगानुपात है, ठीक है, दोनों प्रश्न सही है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी है, 969। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा। कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मिक्स हो जाएगा, पहले ऊपर का वीडियो आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये दिक्कत नहीं करेगा। शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 929 है 2011 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 में कराई गई, सेक बोलते हैं इसको, आगे आप देखेंगे। अभी देखिए, इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस बोलते हैं, 2011 कब और कहां से शुरू की गई, तो 29 जून 2011 को यह शुरू हुई है। त्रिपुरा के हाजेमोरा, यहां पे कोई बैठा हुआ है मक्खी, इसलिए जो है ये चल नहीं रहा, अब चल गया। तो 29 जून 2011 को त्रिपुरा के हाजमोरा से शुरू की गई, ध्यान रखिएगा। SECC के ग्रामीण परिवारों से संबंधित सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़े 3 जुलाई 2015 को जारी किए गए। सेक 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों की जनगणना किसके द्वारा कराई गई, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कराई गई। सेक 2011 में वंचन हेतु विचार किए जाने से स्वतः बहिष्कृत वर्ग के परिवार हेतु कुल कितने मानक नियत किए गए, 14 मानक। सेक 2011 के अनुसार ऐसा परिवार जिसके पास 2, 3 या 4 पहिया वाहन या मोटर चालित मछली पकड़ने की नाव है, किस श्रेणी में शामिल होगा, तो वंचित श्रेणी हेतु विचार से स्वतः बाहर की श्रेणी में। सेक 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण परिवारों में महिला मुखिया वाले परिवार कितने हैं, 2.31 करोड़, 12.87% है भारत में जिसमें महिला मुखिया हैं। वंचन के संदर्भ में 10.71 करोड़ गरीब परिवारों पर विचार किया गया था। इसमें कितने परिवारों ने वंचन स्थिति की रिपोर्ट नहीं दी, 2.01 ग्रामीण परिवारों ने नहीं दी। वंचित सूची में कुल कितने परिवार रखे गए, 8.70 यानी 48.49 परिवार रखे गए हैं। वंचित श्रेणी के विचार से स्वतः बाहर ग्रामीण परिवार 7.06 करोड़ अर्थात 29.37 है, बाहर कर दिए गए हैं वंचित से। वंचित श्रेणी में स्वतः शामिल ग्रामीण परिवार कुल कितने प्रतिशत हैं, 0.92% है, 16.52 लाख। सेक 2011 के अनुसार देश में कुल परिवारों की संख्या 24.45 परिवार है, जनसंख्या नहीं है। सेक 2011 के अनुसार देश में कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या 17.94 करोड़ है। सेक 2011 के अनुसार SC/ST परिवार 5.27 करोड़ 29.40 है। SC परिवार इसमें 18.44 है, ध्यान रखिएगा। बाकी घटा लेंगे तो SC घटा दीजिएगा तो ST आ जाएगा। सेक 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रामीण SC परिवार कहां रहते हैं, पंजाब में। देश में किस राज्य में सबसे अधिक ST परिवार रहते हैं, मिजोरम में, 98.79%। अहमदाबाद, जयपुर, गुजरात, लखनऊ, बेंगलुरु महानगरों में भारतीय जनगणना 2011 के अंतर्गत सबसे कम मलिन बस्तियों का प्रतिशत अहमदाबाद में है। राजस्थान में सर्वाधिक 47.58 ग्रामीण आबादी अशिक्षित। न्यूनतम अशिक्षित ग्रामीण आबादी किस राज्य की है, लक्षद्वीप की। सेक 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक स्नातक या उससे अधिक शिक्षित दिल्ली में है, 9.62% है। सेक 2011 के अनुसार अपनी जीविका के लिए कृषि पर आश्रित रहने वाले सर्वाधिक ग्रामीण परिवार मिजोरम में है। कितने परिवार हैं, 73.78, सबसे अधिक मिजोरम में है। कृषि पर निर्भर सबसे ग्रामीण परिवार चंडीगढ़ में 1.35, जो कृषि पर निर्भर नहीं है। देश में सबसे अधिक सरकारी सेवा नियोजित ग्रामीण परिवार लक्षद्वीप में है, 41.13%, मतलब लगभग सभी परिवार में कोई ना कोई सरकारी नौकरी में होगा। भारत में भिक्षाटन, दान आदि से कितने ग्रामीण परिवार अपना जीवन यापन करते हैं, 6.68, 0.37% पूरी जनगणना का। सेक 2011 के अनुसार भारत में 5,000 रुपए प्रतिमाह से कम आय वाले सर्वाधिक परिवार किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है, 91% मान लो, गजब, 5,000 से कम।
देश में कुल कितने ग्रामीण परिवार भूमिहीन है? 10.10 करोड़ भूमिहीन है। 56.35% बनता है। सर्वाधिक सिंचाई उपकरण धारक परिवार किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। देश में सबसे अधिक किस राज्य में ग्रामीण परिवार किसी भी प्रकार के दूरसंचार साधन से वंचित है? वो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में 70%, इतना गरीब है। सेक 2011 के अनुसार कुल कितने ग्रामीण परिवार सिर्फ एक कमरे वाले कच्चे मकान में रहते हैं? 2.38 करोड़, 13.26%। सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना यानी सेक 2011 से पूर्व भारत में इस प्रकार की जनगणना 1931 में कराई गई थी, अब 2011 में कराई गई। केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों का वर्गीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया? अरविंद पनगड़िया प्रथम नीति आयोग अध्यक्ष भी थे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? राजस्थान में। 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर, पंजाब, असम तथा मध्य प्रदेश में किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? मणिपुर में थी। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या देश का कुल कितना प्रतिशत है? 31.16% है। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय है जन्म नियंत्रण, शायद आखिरी है ये। जनगणना 2011 के अनुसार त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता न्यूनतम थी? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में गांव ज्यादा है। 2011 के जनगणना के आधार पर अधोलिखित राज्यों के नगरीकरण का अवरोही क्रम है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात। जनसंख्या आपकी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, लंबे वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।